नमस्कार। चलिए आज समय में पीछे चलते हैं, एक ऐसे साम्राज्य की कहानी जानने जो सिर्फ धूल और पत्थर से नहीं बना था, बल्कि महत्वाकांक्षा, रणनीति और बदले की आग से बना था। एक ऐसा साम्राज्य जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक सच्ची कहानी है। एक ऐसे वक्त की जब एक अनाथ लड़का अपनी बेड़ियों को तोड़कर एक ऐसा सम्राट बना जिसने लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर राज किया। तो चलिए इस अविश्वसनीय सफर की शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं, हर बड़े साम्राज्य की शुरुआत एक चिंगारी से होती है, और मौर्य साम्राज्य के लिए वो चिंगारी एक विद्वान के दिल में जल रही अपमान की आग थी। तो जरा सोचिए उस वक्त का मंजर कैसा था। एक तरफ था नंदवंश, जिसके पास बेशुमार दौलत तो थी, लेकिन वो थे बहुत क्रूर और लोग उनसे नफरत करते थे। और दूसरी तरफ परछाई में दो ऐसे लोग एक क्रांति की तैयारी कर रहे थे जिनका साथ आना लगभग नामुमकिन सा लगता था। एक अपमानित विद्वान और एक ऐसा लड़का जिस पर किसी की नजर नहीं थी। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है चाणक्य, तक्षशिला के एक ब्रिलियंट दिमाग वाले इंसान। जब मगध के राजा ने उन्हें भरी सभा में बेइज्जत किया तो वो अपमान एक ऐसी प्रतिज्ञा में बदल गया जिसे कोई नहीं बुझा सकता था: नंदवंश को जड़ से उखाड़ फेंकना। और अपने बदले को अंजाम देने के लिए एक हथियार की तलाश में उन्हें मिला चंद्रगुप्त। चाणक्य ने इस अनाथ लड़के के अंदर छुपी हुई काबिलियत को पहचान लिया और उसे एक ऐसे धारदार हथियार में बदल दिया जो सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक माहिर रणनीतिकार भी था। और इन दोनों ने मिलकर एक साम्राज्य की नींव रखी। अब कहानी दूसरे पड़ाव पर आती है, जहां रणनीति और हिम्मत ने मिलकर एक बहुत बड़े साम्राज्य की बुनियाद रखी। ये सिर्फ तलवारों की लड़ाई नहीं थी, बिल्कुल नहीं, ये थी दिमागों की जंग। नंदवंश के पास संख्या बल था, लेकिन चंद्रगुप्त के पास कुछ ज्यादा शक्तिशाली था: चाणक्य की बेजोड़ रणनीति। तो सवाल यह है कि चाणक्य का वो शानदार प्लान था क्या? देखिए, पहला कदम था घुसपैठ। उन्होंने नंद दरबार के भ्रष्ट अधिकारियों को रिश्वत देकर पूरे सिस्टम को अंदर से खोखला कर दिया। दूसरा, जासूसी। जासूसों का एक ऐसा नेटवर्क बनाया जो उन्हें हर राज की खबर देता था। और आखिर में टकराव। जब दुश्मन सबसे कमजोर था, उन्होंने हमला किया और 322 ईसा पूर्व में नंद सेना हार गई। और इसी के साथ क्रांति पूरी हुई। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र में सिंहासन संभाला और मौर्य साम्राज्य का जन्म हुआ, जो भारत के इतिहास के सबसे महान साम्राज्यों में से एक बना। लेकिन जैसा कहते हैं, साम्राज्य बनाना एक बात है और उसे बनाए रखना उतना ही मुश्किल। पश्चिम से एक नई चुनौती सामने आई: सेल्यूकस निकेटर, जो सिकंदर महान का एक जनरल था। वो अपने हारे हुए भारतीय इलाकों को वापस चाहता था। चंद्रगुप्त ने एक बार फिर जीत हासिल की, सेल्यूकस को युद्ध के मैदान में हरा दिया। और जानते हैं, शांति समझौते के हिस्से के तौर पर सेल्यूकस ने क्या दिया? पूरे 500 युद्ध हाथी, जो उस जमाने के बख्तरबंद टैंकों के बराबर थे। ये संधि मौर्यों के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। उन्हें बहुत बड़ा इलाका मिला। सेल्यूकस की बेटी हेलेना से शादी के जरिए एक मजबूत रिश्ता भी बना। और सबसे अहम बात, इसी संधि के वजह से एक यूनानी राजदूत मेगास्थनीज पाटलिपुत्र के दरबार में आया। चलिए अब इस कहानी को एक अलग नजर से देखते हैं, एक विदेशी की आंखों से, जो इस नए और ताकतवर साम्राज्य को देख रहा था। ये जो मेगास्थनीज थे, इन्होंने इंडिका नाम की एक किताब लिखी। और ये किताब समझिए एक खजाना है। ये प्राचीन भारत पर किसी विदेशी का लिखा हुआ पहला इतना डिटेल्ड ब्यौरा है जो हमें मौर्य दुनिया में झांकने का एक अनोखा मौका देता है। तो मेगास्थनीज ने अपनी आंखों से क्या क्या देखा? उन्होंने लिखा कि समाज 7 अलग-अलग वर्गों में बटा हुआ था। उन्होंने राजा की रक्षा करने वाली महिला अंगरक्षकों की एक स्पेशल टीम को देखा। उन्होंने ये भी नोट किया कि वहां गुलामी की प्रथा नहीं थी। और हां, उन्होंने राजधानी पाटलिपुत्र की शानो शौकत और एक बहुत सख्त न्याय प्रणाली के बारे में भी लिखा। तो इतना बड़ा साम्राज्य चलता कैसे था? पैसा कहां से आता था? आय का मुख्य स्रोत था जमीन से मिलने वाला टैक्स। जो टैक्स राजा की अपनी जमीन से आता था उसे सीता कहते थे, और जो बाकी जमीनों से लिया जाता था उसे कहते थे भाग। और मौर्य प्रशासन कितना बेहतरीन था, इसका असली पता तो संकट के समय में चलता था। जब एक भयानक अकाल पड़ा तो सरकार सिर्फ देखती नहीं रही। सोहगौरा,
ताम्रपत्र शिलालेख बताता है कि उन्होंने जरूरतमंदों को अनाज बांटने के लिए पब्लिक अन्न भंडार स्थापित किए थे। सोचिए, उस जमाने में कितनी एडवांस्ड पब्लिक वेलफेयर सिस्टम थी। अब हम आते हैं चंद्रगुप्त की कहानी के आखिरी और शायद सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर, जहां एक सम्राट सब कुछ छोड़ देता है। कहानी कुछ ऐसी है कि एक बहुत विनाशकारी अकाल ने जमीन को जकड़ लिया। इसी वजह से जैन मुनि भद्रबाहु ने अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत की ओर जाने का फैसला किया, और सबको हैरान करते हुए सम्राट चंद्रगुप्त ने अपना सिंहासन त्याग दिया और उनके साथ चल दिए। तो चलिए उनकी इस आखिरी यात्रा पर एक नजर डालते हैं। लगभग 24 साल राज करने के बाद 297 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने सब कुछ छोड़ दिया। वो भद्रबाहु के साथ दक्षिण में श्रवणबेलगोला गए और एक जैन तपस्वी बन गए, और वहीं उन्होंने सल्लेखना का पालन किया, यानी मृत्यु तक उपवास की कठिन प्रथा, और अपनी इच्छा से अपना शरीर त्याग दिया। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक ऐसा महान विजेता जिसने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, उसकी कहानी जंग के मैदान में नहीं बल्कि शांति और त्याग में कैसे खत्म हुई? ये सवाल हमें शक्ति, विरासत और आस्था के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है।